Hello everyone, myself Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur. And today I will let you know about interference of light. Interference is basically modification or a redistribution of light energy due to the superimposition of light waves from two coherent sources. And basically we are talking about two coherent sources because an experiment was conducted by Thomas Young in 1905 to demonstrate the phenomenon of interference. And that's why we are talking about coherent sources, and two sources are said to be coherent. Two sources are said to be coherent if they emit continuous waves of same frequency or wavelength vibrating in same phase or having constant phase difference. ओके या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, अगर हो तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए. एंड टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट if they emit continuous waves of same frequency or wavelength. And that's why co means same, एक जैसी लाइट एनर्जी एमिट करें हो, ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं. देयर सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेज. ओके, अब कोहेरेंट सोर्सेज, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट. टू सोर्सेज इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट. अगर हम क्या करें, तो हम जैसे दो लाइट वेव्स, अगर हम दो कैंडल जला दें और हम कहें कि ये दो सोर्सेज लाइट एमिट कर रहे हैं और कॉमन पॉइंट पे कहें कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हों, ऐसा नहीं हो सकता. द कोहेरेंट सोर्सेज आर मेड फ्रॉम सिंगल सोर्स. एक सोर्स से बनाए जाते हैं. जैसे मैं आपको बताऊँ, आप क्या, मैंने एक सोर्स बना रखा है. दिस इज ए सोर्स S0 which is emitting light waves in all the possible directions. Okay, and a slit S is placed. एक स्लिट हमने S रखी है इसके सामने, जो क्या कर रही है, S0 सोर्स से लाइट S के ऊपर फॉल कर रही है, एंड दैट इज ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. क्या कर रही है, इट इज ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. एंड जब ग्रो कर जाएगी लाइट तो ऐसा लगेगा जैसे एस अपने आप एक सोर्स ऑफ लाइट है. वैसे भी हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स पोस्टुलेट बोलते हैं कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड गिव राइज टू एनवेलप ऑफ दिस disturbance. It forms secondary wavelets and envelope of secondary wavelets forms secondary wavefront. ओके, एंड व्हेन लाइट S0 से S के ऊपर फॉल कर रही है, उसके बाद हमने टू एडजेसेंट स्लिट्स S1 एंड S2, दे आर प्लेस्ड अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर के ऊपर. हमने ये दो स्लिट्स, एडजेसेंट स्लिट्स S1 एंड S2 आर प्लेस्ड. दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल t. डिस्टेंस से ये सेपरेटेड हैं. ओके, एंड अब जब लाइट S0 से S के ऊपर फॉल कर रही है तो ये प्राइमरी सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स. अब जब लाइट S से S0 के ऊपर भी फॉल करेगी और S1 के ऊपर भी फॉल करेगी और S2 के ऊपर भी फॉल करेगी, एंड अगेन दैट विल ग्रो इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. एंड यू आर वॉचिंग, जैसा आपको दिख रहा है कि जब लाइट S1 और S2 से ग्रो करेगी तो ये खुद अपने आप सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज बन गए. आप देख रहे हैं कि S1 और S2 की लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, और उसी सुपर इम्पोजिशन को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं. होगा क्या, बेसिकली यहाँ कई पॉइंट्स के ऊपर आप देख रहे हैं, कई जगह क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, कई जगह क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है. क्या कर रहा है, एक वेव का S1 से जो वेव एमिट हो रही है और जो S2 से वेव एमिट हो रही है, और वो क्या कर रही है, S1 की लाइट वेव S2 की लाइट वेव के साथ जब इंटरफेयर कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, तो क्या हो रहा है कि कई जगह क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, कई जगह क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है. उसकी वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मॉडिफाई हो जा रहा है. अब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है.
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है, एंड यू नो देर आर टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंसेज, constructive interference and destructive interference. And constructive interference में what happens actually, crest of one wave falls on the crest of other and trough falls on trough, and amplitude of the resultant wave increases. अब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। इंटेंसिटी का मतलब कि लाइट की जो ब्राइटनेस है वो या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा, और जब क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। और हमने क्या किया, बिकॉज अब क्या कर रहे हैं, वी हैव, आप देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगाई है, स्क्रीन एट विच इंटरफेरेंस पैटर्न इज टू बी लोकेटेड। अब क्या कर रही है, स्क्रीन के ऊपर दिस द ओ इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब आप देख रहे हैं कि S1 से जो O के ऊपर लाइट पहुंच रही है और S2 से जो लाइट पहुंच रही है, तो वो उनके बीच में कोई पाथ बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब उनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस भी नहीं होगा। और बी सेल ऑब्टेन, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पॉइंट O के ऊपर, और हमें वहाँ एक ब्राइट फ्रिंज, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, जो बैंड बनेगा वो आपके पास ब्राइट बैंड मिलेगा या ब्राइट फ्रिंज हमें मिलने वाली है। अब जैसा कि आपको बताया कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब हम ले रहे हैं कि लेट, अब ये तो क्या था कि एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन में S1 S2 से लाइट बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, लेकिन मैंने एक पॉइंट P लिया यहाँ पे एट ए डिस्टेंस बाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब वहाँ पर हम इंटरफेरेंस को लोकेट करना चाह रहे हैं। अब ये पॉइंट P, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी, तो उसकी कंडीशन हम बना सकते हैं। अब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों वेव्स क्या करेंगी, इन फेज पहुँचेंगी, हैविंग नो पाथ डिफरेंस, तो यहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अगर वहाँ आउट ऑफ फेज पाथ डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस भी होगा, लेकिन वो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए। आपको पता है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स द फेज डिफरेंस होता है, और फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस, जो हम +1 में पढ़ा था हमने। अब बाई के ऊपर, बाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एट विच इंटरफेरेंस पैटर्न इज लोकेटेड। आप देख रहे हैं कि जो S1 से वेव पहुंच रही है पॉइंट P के ऊपर, और जो S2 से वेव पहुंच रही है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस है डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस, जो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये दोनों ये बराबर हो गए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, अगर हमने डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस, ओके, तो इसके तो अब अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें कि अगर आप इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूं, तो आप देखेंगे कि जब कहीं सड़क पे ऊपर पेट्रोल गिरा हो, और जब पेट्रोल के ऊपर लाइट गिरे तो आप वहाँ मल्टी कलर्स देखते हैं। एक एग्जांपल ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है। दूसरा, आपने पक्षी देखे होंगे जिनके जिनके पंख आपको मल्टी कलर्स दिखाई देते हैं, दैट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर पानी के ऊपर आप पेट्रोल या तेल फेंक दें और उसके ऊपर लाइट गिरे तो वो भी आपको मल्टी कलर्स दिखते हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमारी डे टू डे लाइफ में। अब इंटरफेरेंस में लाइट की मॉडिफिकेशन होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन लाइट की, जो आपके पास जो फ्रिंज होगी, जैसे मैंने कहा कि जो ये फ्रिंज है यहाँ पे, या तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी या इसकी इंटेंसिटी घट जाएगी। इसलिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं, ओके। अब टू लोकेट करने के लिए आपके पास, लेकिन ये देखो यहाँ से S1 से यहाँ बे पहुँच रही है, S2 से बे पहुँच रही है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस है, और जो पाथ डिफरेंस होता है वो बाई डी, बाई इज द distance of point P from the center of the screen, and small d is the slit separation, those slits they are small d apart, and capital D is the distance between screen and slit के बीच का distance है, ओके। अब
जो पाथ डिफरेंस होता है वो बाई स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी के बराबर होता है। अब अगर पॉइंट पी के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अब मान लेते हैं वाई वेव, ये वाई वन वेव यहाँ पहुँच रही है, वाई वन इज इक्वल्स टू ए वन साइन ओमेगा टी लिखेंगे, बिकॉज ए वन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव which is originating from source S1 and reaching at point P, and A2 is the amplitude of the wave by 2 reaching at point P. अब जब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एंड एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, इसलिए ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फाइनल वेव, इनके y is the net displacement, y in the displacement covered by the wave originating from S1, and y2 is the distance traveled by the wave originating from S2 reaching at point P, and y is the final or resultant wave. तो y1 is equal to a sin omega t and y2 is equals to a sin omega t minus phi, where phi is the phase relationship between the waves originating from S1 and S2 and reaching at point P. अब एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ए इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाई के बराबर होगा, वेर फाई इज द फेज रिलेशनशिप। अब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कॉस ऑफ फाई प्लस वन के बराबर होता है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कॉस ऑफ फाई माइनस वन के बराबर होता है। तो इस तरह से हम मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी रेशो हम निकाल सकते हैं अलग अलग कलर के, क्योंकि हमारे पास क्या है कि इंटरफेरेंस में भी हम किसकी बात करते हैं, वी शैल टॉक अबाउट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इनके अगर इन बैंड्स की पोजीशन स्क्रीन के ऊपर फिक्स रहे, इंटरफेरेंस इज सेड टू बी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इफ द लोकेशंस ऑफ द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन रिमेन फिक्स्ड, चेंज ना करे, अदरवाइज चेंज कर जाती है अगर हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज ना हो। दैट्स वाई इट इज़ द रिक्विजिट है इंटरफेरेंस के लिए। दूसरा, स्लिट विड्थ नैरो होनी चाहिए, ठीक है, और जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस मॉडरेट डिस्टेंस होना चाहिए, नाइदर टू अपार्ट नॉर टू क्लोज, और शार्प बीम्स पैदा हों, सोर्सेज कोहेरेंट हों, दोनों सोर्स एक जैसी वेव्स एमिट करें, ये इसकी कंडीशंस है टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और आपने देखा कि जब जब सेंटर ऑफ स्क्रीन के ऊपर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर हमें 2 पाई के ऊपर मिलेगी, फिर हमें 4 पाई के ऊपर मिलेगी, फिर हमें 6 पाई के ऊपर, जहाँ जहाँ इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ क्या मिलेगी, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और जहाँ जहाँ आपके पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो इसके मतलब जहाँ पाई के ऊपर, 3 पाई के ऊपर, 5 पाई के ऊपर, 7 पाई के ऊपर हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमें एक डार्क बैंड मिलने वाला है। अब आप देख रहे हैं कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के ऊपर हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, ब्राइट बैंड मिल रहा है, और आपके पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन के ऊपर हमें डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज मिल रही है। और आप देख रहे हैं उसको जो फ्रिंज विड्थ है, जो डार्क और ब्राइट बैंड के बीच की जो सेपरेशन है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, वो दोनों में सेम होती है। इट मीन्स इन केस ऑफ इंटरफेरेंस द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये एक ओवरव्यू था एक आपके पास। थैंक यू।